नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन पर। आज हम हिंदी की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला को हम समझते हैं क्रमवाइज। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। वर्णमाला को समझने के लिए हम पहले ध्वनि के बारे में समझ लेते हैं कि ध्वनि क्या है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। आधारशिला का मतलब ये होता है कि उसका बेस है। इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं, बेस, मतलब जिसका मूलभूत स्ट्रक्चर। मतलब क्या हम बोलेंगे कि जैसे एक मेज है, मेज में अगर 4 पैर दिए गए हैं, अगर वो उन पैरों को हम हटा दें तो मेज का क्या अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में अगर हम उसकी बेस को, मतलब उसकी नींव, आधारशिला का मतलब क्या, उसकी नींव ही क्या है, शब्दों की नींव क्या है, ध्वनि है। ऐसे समझिए, शब्दों की नींव क्या है, ध्वनि है। तो ध्वनि शब्दों की नींव है, ऐसे समझो। ध्वनि क्या है, शब्दों की नींव है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लो, आ, ई, का, उ, चा इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं कि जब मनुष्य की वाग इंद्री, मतलब अंदर से जब कोई चीज़ व्यक्त हो, जब मनुष्य की वाग इंद्री मतलब अंदर से जो आवाज़ आए, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ध्वनि कहते हैं। वही लिखा गया है कि जब मनुष्य की वाग इंद्री द्वारा व्यक्त हो तो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या है, मतलब ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द बोल दें, साइकिल हमने बोला, ये हमारी क्या हुई, ध्वनि। अगर हम साइकिल को लिख देते हैं, ये लिख दिया साइकिल, ये क्या बन गया कि ये वर्णों के साथ शब्द बन गया। मतलब ये क्या बना, शब्द बन गया। ये शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, ये भी याद रखना है कि ये जो शब्द होते हैं ये वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम इसको सिर्फ बोल के बोलते कि साइकिल, तो ये जो हमने आवाज़ हमारे मुख से जो निकली, ये क्या कहलाई, ध्वनि कहलाई। ठीक है, अब इसके आगे का क्या बोला गया है कि वर्ण को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। मतलब कोई भी हम आवाज़ निकालते हैं, अब जैसे हमने बोला आ, ये जो हमने, ये एक चिन्ह है का, ये क्या है, ये चिन्ह है किसके, इनको हम ध्वनि चिन्ह, मतलब ध्वनि हमने जो बोला आ, तो ये जो निकले शब्द, जो निकले हमारे मुख से जो आवाज़ आई, उनको हमने एक रूप में प्रदर्शित किया, और ये जो रूप प्रदर्शित हुआ उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और लघुत्तम वाग्र ध्वनि, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी से छोटी, वाग्र ध्वनि मतलब सबसे छोटी से छोटी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे लिखा है राम, ये लिखा है शब्द। अब इनको हम देखेंगे, ये रा, आ और मा। ठीक है, ये जो 3 वर्ड लिखे हैं, ये क्या हुए, ये वर्ण हुए। क्या हुए, वर्ण हुए। तो अब इनसे
छोटी से छोटी मतलब ये सबसे छोटी से छोटी वाग्र ध्वनि है, मतलब ये आवाज़ है। और इन्हीं आवाज़ को हम क्या नाम दे दिए हैं? वर्ण नाम दे दिए। समझ गए? इसको और थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द लिखा है, हमने लिख दिया लिंक, ठीक। इसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं, लिंक। बोलने में उच्चारण तो सेम निकल रहा है, लिंक लिंक, ठीक है। ध्वनि में कोई भेद तो नहीं लग रहा है ना आपको, लेकिन लिखने में देखो फर्क आ जा रहा है। लिखने में जो इनका चिन्ह है वो एक दूसरे से भिन्न हो जा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, ये देखो इसकी लिखावट कैसी है, इसकी लिखावट कैसी है, मतलब ये इसका जो है चिन्ह ये ऐसे प्रदर्शित किया गया है, इसको ऐसे प्रदर्शित किया गया है। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क, मतलब कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ध्वनि जो होती है वो बोलने और सुनने में आती है। क्या कहते हैं? ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। ध्वनि को हम बोल सकते हैं और ध्वनि को हम सुन सकते हैं। लेकिन जो वर्ण होते हैं, वर्ण क्या होते हैं? लिखने में, पढ़ने में और देखने में आते हैं। वर्णों को हम देख सकते हैं, ये जो शब्द, सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, ये जो लिखे हुए, इनको हम देख रहे हैं, इनको हम पढ़ भी रहे हैं और इनको हम लिख भी रहे हैं। लिखा ही तो है हमने। अगर ध्वनि के बारे में जो चीज़ें मैंने लिखी है तो ये लिखी गई है ना, मेरे ही द्वारा तो लिखी गई हैं। तो ये इसको मैंने लिखा, आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने इसको पढ़ा, मतलब लिखने का भी काम हो गया, पढ़ने का भी काम हो गया, और आप भी देख रहे हो तो ये क्या, तीसरा काम क्या हो गया? देखने का। तो ये जो सारी चीज़ें ये वर्णों की ही लिखी गई, ये सारे वर्ण ही हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्ण जो होते हैं लिखने में, पढ़ने में और देखने में आते हैं, लेकिन जो ध्वनि होती हैं वो सुनने और बोलने में आती हैं। क्या आती हैं? सुनने और बोलने में आती हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना ध्वनि का। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं धीरे से वर्ण के स्वरूप को। वर्ण का स्वरूप हमारा क्या कहता है? वह मूल ध्वनि, मतलब वह मूल ध्वनि जिसको हम खंडित ना कर सकें, मतलब जिसको हम तोड़ ना सकें, जैसे आ, ई, का, वा, चा इत्यादि। अब इनको हम इससे ज़्यादा तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं कि मूल ध्वनि हो जाते हैं, ठीक। इसको आप दूसरे रूप में और समझ सकते हो। जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया उदाहरण पे, जैसे ये लिख लिया मैंने, क्या लिख, पानी। ये है शब्द, इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। पा, धन, नी, ये दो में टूटा। अब इसको और हम तोड़ सकते हैं। पा को हम तोड़ सकते हैं, पा, धन, आ, और ये तो पा पे टूटा, और नी को हम क्या तोड़ेंगे? ना और ई। इतने में टूट गया। अब एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई भी वर्ण लिखा होता है तो उसमें स्वर अवश्य छिपा रहता है, कोई भी व्यंजन हो। वर्ण स्वर व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक है। अगर वर्ण व्यंजन है तो उसमें स्वर अवश्य छिपा रहेगा। तो अब हमने वर्ण से, व्यंजन वर्ण से हमने स्वर को हटाया तो नीचे एक हलंत लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने उस वर्ण से स्वर को हटा दिया। अब ये जो चार निकल गया है, दो ये, दो ये, अब इनको हम
अब इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। ये सबसे छोटी से छोटी इकाई है। अब इसके बाद हम इनको नहीं तोड़ सकते, इनको हम अब इससे ज़्यादा खंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि जैसे कि कोई भी मूल ध्वनि है उसको हम न्यूनतम मतलब सबसे छोटे से छोटे रूप के बाद एक पॉइंट आएगा, एक स्थान आएगा कि उससे ज़्यादा वो ना टूट पाए, तो वो क्या होते हैं कि वो हमारी क्या कहलाती है, मूल ध्वनियाँ कहलाती हैं। मूल ध्वनियों को ही हम बोलते हैं कि जिसको हम खंडित ना कर, जिनको हम तोड़ ना सके। ठीक है, इस उदाहरण से आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला? सभी मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। क्या है? सभी मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। अब इसको और हम थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि वो जो वर्ण होते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि है। मतलब अभी हमने पहले वो बताया कि लघुत्तम वाग्र ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, तो उसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि वर्ण जो होते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो एक कान का विषय है। कान का विषय मतलब अगर हमने कोई चीज़ बोली तो वो सीधा, अगर हमने कोई शब्द बोला तो जब कोई सेकंड व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है जो सुनेगा, कान पे आवाज़ आएगी, तो वही तो है कि जो छोटी मतलब ये जो ध्वनि है वो कान पे इफेक्ट डाली। जो ये इसीलिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको हम तोड़ ना सकते हैं। ठीक, इसको हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि वर्ण हमारी उच्चरित भाषा। क्या मतलब? वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी आवाज़ की सबसे छोटी इकाई है। और इन्हीं इकाइयों को, क्या मतलब, इन्हीं इकाइयों को मिलाकर हम शब्द समूह और वाक्यों की रचना करते हैं। इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर ये ध्वनि से जो वर्ण बने, ध्वनि चिन्ह ही तो वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों से मिलके जो हमारा निर्माण क्या करता है? शब्द समूह। और शब्द समूह हमारा क्या निर्माण करता है? वाक्य की रचना करता है। वर्ण हमारे बनाए शब्द, और शब्द क्या बना दिए हमारे? वाक्य। मतलब वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, ये मतलब है। ठीक है, इस पर अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वर्ण या उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है। इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। वर्ण है तो उच्चारण है, वर्ण नहीं है तो उच्चारण नहीं है। तो इनका एक बड़ा ही आपसी गहरा संबंध है कि एक दूसरे से इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा ये है कि मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। उनके लिए एक उच्चारण समूह को हमने क्या नाम दिया? वर्णमाला। एक हमने समूह के रूप में उनको प्रदर्शित किया गया है और उस समूह को हमने क्या बोल दिया है? वर्णमाला। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या है? हिंदी के वर्ण। हिंदी के वर्ण पे हम देखते हैं उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं। क्या है? उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व कौन कौन से? स्वर और व्यंजन।
थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, मतलब जिनका उच्चारण हम बिना किसी रोक टोक के कर पाए, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और ये सभी स्वतंत्र होते हैं। जैसे देखो, हमने आ लिखा, ई लिखा, ओ लिखा, ए लिखा, इनको हम बिना किसी रोक टोक के उच्चारण कर पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। समझ पाए? पा को कैसे तोड़े थे? पा धन आ, ऐसे तो तोड़े थे। अगर ये लिखा है पा, तो ये टूटेगा पा धन आ, मतलब ये आपका हो गया व्यंजन और ये हो गया आपका स्वर। तो वही चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। ठीक है। अब स्वर के बारे में समझते हैं कि स्वर क्या, कि आगे क्या कहता है कि सामान्यतः इनके उच्चारण में, क्या मतलब? सामान्यतः इनके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है। मतलब कंठ से आवाज़ आती है और ताल मतलब कंठ तालु के प्रयोग से ही हम स्वरों को उच्चारण कर पाते हैं, स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। जीभ और होंठ का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, लेकिन दो ऐसे स्वर हैं जिनमें होंठों के प्रयोग से ही हम बोल पाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ओ और बड़ा। अब इनको हम बोलेंगे तो इन पे हमारा होंठों का जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक इनको हम उच्चारित नहीं कर पाएंगे। समझ रहा? कहने का मतलब है कि सामान्यतः तौर पे कोई भी स्वर है कंठ तालु के प्रयोग से ही उच्चारित कर पाएंगे हम। लेकिन केवल दो ऐसे हमारे हैं, उ और ओ, बड़ा उ के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। बाकी सारे जो आपके स्वर हैं वो कंठ और तालु के प्रयोग से ही हम उनका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। वो कौन कौन से हैं? यहीं देख लेते हैं। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। ये एक स्वर है, ये याद रखना। ए, ऐ, ओ, औ। हो गए 3 3 6 9 2 11। ये ही हैं 11। ये स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11। यही आपके स्वर हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और इसकी विस्तृत गहराई पे जानने का प्रयास करेंगे, जान लीजिए जानने में क्या जाता है। ये देखो, मैंने मेंशन भी किया था, बताया भी था कि स्वर कौन कौन से हैं। आ, रा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि इनकी संख्या 11 है, तो ये 11 है। ये आपके सारे स्वर हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, अब समझने की कौन सी बात है उसको हम समझ लेते हैं कि कुछ लोग, मतलब कुछ विद्वानों, कुछ लोगों के द्वारा इसको भी
इन लोगों ने मूल स्वरों में गिना है। कौन सा? ल। क्या? ल। कौन सा शब्द है? ल। ला में रा का हलंत है, इसको ल बोलते हैं। लेकिन इसका हम क्या है, हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता। क्या होता है? इसका हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता। दूसरा आपका शब्द कौन सा है? री। इसकी भी एक सीमा निहित है। क्या है? इसका शब्द सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग होता है? संस्कृत में। कहाँ पे? संस्कृत में। किंतु हिंदी व अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग नगण्य मतलब ना के बराबर है। क्या समझे कि री का, इस शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में ना के बराबर है। जैसे ऋग्वेद, ऋषि, ऋण, ऐसे 2-4 शब्द हैं जिनमें इनका प्रयोग है। अब भाषा हमारी तो बहुत बड़ी है, अब उसमें अगर 8-10 भी शब्द हैं तो क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब इसीलिए वो क्या बोला गया है कि जो री शब्द है, ये शब्द इसका हिंदी भाषा में प्रयोग ना के बराबर हुआ। ठीक है। और इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन का योग है। स्वर और व्यंजन का योग है, ये भी समझने की बात है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि री क्या है, ल क्या है। सबसे ज़्यादा ल का प्रयोग कहाँ पे होता है, ल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, री का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ फंसाने के लिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आने नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर। अब इसको हम पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर को देखते हैं जिनके उच्चारण में क्या हो, कम से कम समय लगे, मतलब फटाक से निकले। क्या? आ ई उ री बोलने में समय लगा, चारों को मैंने एक साथ बोल दिया, आ ई उ री। देखो, मतलब ना के बराबर समय लगे तो वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व। और इन्हीं स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी ह्रस्व स्वर को और थोड़ा हम समझ लेते हैं कि वे स्वर, क्या मतलब, वे स्वर मूल या एकमात्रिक हो। मतलब वे स्वर जो मूल या एकमात्रिक हो और जिसकी उत्पत्ति दूसरे शब्द से ना हो सके। जैसे इसकी उत्पत्ति दूसरे से हो पा रही, आगे नहीं हो रहे, लेकिन हाँ ये दोनों मिलकर ही तो इसका निर्माण कर रहे हैं। इसकी उत्पत्ति किसी दूसरे से हो रही, नहीं हो रही, तो इसको हम क्या बोल दिए हैं, इन चारों को मूल स्वर, कि इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे से नहीं हो रही। लेकिन ये जो है आ, ये ई, ये सारे क्या हैं कि ये मिलकर बन रहे हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या है कि ये मूल स्वर हैं, मूल स्वर, और इनके उच्चारण में
कम से कम मतलब जितना हो सके उतना कम समय लगे, न्यूनतम समय लगे, ये बोल सकते हो साधारण भाषा में। जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे और ये मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ ई उ री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या कहता है, अब इसको समझने में कोई दिक्कत है नहीं। ह्रस्व स्वर आपने समझ लिया, दीर्घ स्वर इतना समझना है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, अर्थात किसी मूल स्वर या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बने, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ धन आ, क्या बोला था कि दीर्घ स्वर में ये कहा गया है कि जो मूल स्वर है, मूल स्वर को उसी मूल स्वर से जोड़ने पर जो नया स्वर बने वो हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। समझने में कोई दिक्कत, सबसे साधारण भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि दीर्घ क्या होता है। कि ह्रस्व स्वर, वो ह्रस्व स्वर तो आपको अब तक याद हो गए होंगे 4, आ ई उ री। आ को मूल स्वर को उसी मूल स्वर से जोड़ने पर जो हमारा नया स्वर प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। एक मात्रा ये, 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इनको हम क्या नाम दे दिए हैं, द्विमात्रिक स्वर। इसीलिए इनको हम क्या बोल दिए, द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रा ये, दूसरी मात्रा ये, दोनों मात्राओं का समय लगे वो क्या कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर को कुछ नहीं समझना, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, कितना, तिगुना समय लगे, अर्थात दीर्घ स्वर के उच्चारण में, अर्थात दीर्घ स्वर के उच्चारण से ज़्यादा समय लगे। मतलब ह्रस्व से ज़्यादा समय लगने वाला दीर्घ होता है और दीर्घ से ज़्यादा समय लगने वाला क्या होता है, प्लुत होता है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, ये याद रखना, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। इसके लिए हम हिंदी का 3, हम बचपन में ऐसे ही बनाते थे, लिखते थे 3 2 1 ऐसे करके बनता था, 1 2 3। तो ये जो 3 है ये प्लुत स्वर को संबोधित करता है। जैसे ये हमने ओम लिखा, कैसे लिखा ओम, ओ, ये जो शब्द है ये प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, आगे क्या बोला गया कि वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक, आज की अपेक्षा वैदिक भाषा में इसका प्रयोग अधिकतम हुआ है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं,
तिमात्रिक स्वर। क्या इन्हें हम क्या बोले हैं? तिमात्रिक स्वर। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? तिमात्रिक स्वर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस समझना है इनको, एक बार समझ लोगे, रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है और कभी नहीं भूलेंगे। आगत स्वर। आगत स्वर मतलब जो बाहर से लाए गए हों, वो हमारे आगत स्वर कहते हैं। बाहर से चीज़ें आने वाली जो हुई, आगत का मतलब यही हुआ कि जो बाहर से आई हुई। और यही देखो इसकी परिभाषा है। आगत स्वर वे स्वर जो हिंदी में अंग्रेजी आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं से कई शब्द आ गए, जो आज हिंदी में अपने बनकर रह गए। वो शब्द कौन से? जैसे देखो दिया गया भी है। आ, इसका प्रयोग डॉक्टर, कॉपी, टॉफी आदि में होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, डॉक्टर, कॉपी, टॉफी आदि में। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे ही तो लिखेगा। और ठीक, फिर से समझ लेते हैं। वे स्वर जो हिंदी में अंग्रेजी आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं से जो शब्द आ गए हैं और वो आज हिंदी के अपने बनकर रह गए हों। अब देखते हो डॉक्टर, अब हम अस्पताल या चिकित्सालय जाते हैं तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब को दिखाना है। कभी हम लेने जाते हैं लिखने के लिए तो क्या बोलते हैं? भैया एक कॉपी देना। और ये जो शब्द है ना, ये बाहर से लाए हुए हैं, लेकिन आजकल हमारी आम बोलचाल भाषा में ये अब पूर्णतः हिंदी में आकर अपने एक स्थान बना लिए हैं। तो वही कह रहा है कि आगत स्वर वही हैं जो बाहर से आए हुए हैं और हिंदी भाषा में अपने बनकर रह गए हैं। ठीक है, आगत स्वर हो गया। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना। अनुनासिक। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण। कैसे? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह, मतलब नाक और मुंह दोनों से होता हो। मतलब नाक और मुंह एक साथ जिस चीज़ का उच्चारण करें। और उच्चारण में लघुता, मतलब लघुता का मतलब क्या बोलोगे? छोटा, मतलब कम समय, जिनके उच्चारण में कम समय भी लगता हो और उच्चारण में नाक और मुंह से उसका उच्चारण हो रहा हो, तो क्या कहलाते? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते? जैसे गाँव में ये जो है, ये क्या बोल रहा है? गा आँव, मतलब आँव। ये बिंदी प्रदर्शित करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आंगन। अब बोलने में कम समय लग रहा है, शब्द, अब इस शब्द को पढ़ो, क्या बोलोगे? आंगन।
तो ये शब्द तो इसमें बोल दिए, लेकिन इसको बोलने में बिल्कुल ना के बराबर समय लगा। दांत, तो आ जो निकला वो दा के साथ ही सम्मिलित हो गया। लेकिन आप स्थिरता के साथ, ठहराव के साथ बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये भी शब्द था जो हमने आ बोला, ये इसी दा के साथ था। गांव, आंगन, दांत इत्यादि। ठीक है। इनका एक विशिष्टतम गुण है। क्या है? इनका एक विशिष्टतम गुण भी है कि ये जो सभी स्वर होते हैं, कौन से सभी स्वर? हिंदी भाषा के। हिंदी भाषा के कितने स्वर? 11 अनुनासिक हो सकते हैं। कैसे? देखते हैं। देखो ये सवार आ, अभी देखना आ सवार में आ, ये उच्चारण हो रहा है। ठीक है। अब इसको हम अनुनासिक बना देंगे, संवार, तो ये निकल आया। सवार को हमने अंक की बिंदी, चांद बिंदी लगा दी, तो हमारा क्या बन गया? अनुनासिक। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे आप लोगों को कि इनका एक विशिष्टतम गुण है कि ये सभी स्वर किसके? हिंदी भाषा के अनुनासिक हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। क्या? ये जो है अनुस्वार, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि, क्या है? जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती? सिर्फ नाक से। अब कैसे? अब इनको पढ़ो। अंगूर, ये जो चिन्ह है ये सिर्फ नाक से ही निकलेगा। इसको पढ़ो। अंगद, ये निकला नाक से। अंक, ये दोनों तो मुख से निकलेंगे, लेकिन ये जो शब्द है, चिन्ह है, ये अंग की बिंदी, ये सिर्फ केवल कहाँ से निकलेगा? नाक से निकलेगा। का मतलब उच्चारण होगा। ये समझना कि हम उच्चारण की बात कर रहे हैं कि बाकी जो शब्द हम पढ़ेंगे वो हमारे मुख से निकले, मुख से उच्चारित होंगे, लेकिन ये अंग की बिंदी ये नाक से उच्चारित होगी, नाक से ध्वनि निकलेगी। समझ पा रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन इससे भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं कि ये होता क्या है। क्या है? निरनुनासिक। निरनुनासिक मतलब इसको हम बोलते हैं मौखिक। मौखिक का मतलब ये कुछ शब्द, कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ण कि जो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं। क्या मतलब? कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरनुनासिक मतलब मौखिक कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। सस्वर वर्णों को मतलब स्वरों को सम्मलन, मतलब इन वर्डों में, इन शब्दों में स्वर के साथ आते हैं। ये शब्द क्या आते हैं? स्वर के साथ ही आते हैं। वो यही कहना चाह रहा है कि ये केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को हम क्या बोलते हैं? निरनुनासिक
या मौखिक कहते हैं, जैसे इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 पॉइंट रह रहा, उनको हम देख लेते हैं। विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग है अनुस्वार की तरह, क्या अनुस्वार की तरह विसर्ग भी क्या होता है? स्वर के बाद आता है। विसर्ग जो है किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है। क्या है? विसर्ग एक व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे हमने कोई शब्द लिख दिया यहाँ पर, राम, ये विसर्ग लगा दी, ये होते हैं विसर्ग। ठीक, इसका उच्चारण हम क्या बोलते हैं? हा। अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? रामः। क्या? रामः। समझ गए? अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह एक व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। ये जो है ये एक व्यंजन है और इसका उच्चारण, प्रोनंसिएशन क्या है? हा। समझ गए? अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं, समझना, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ना ये पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः ये व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। क्या? ये स्वरों के सहारे चलते हैं, जैसे अंगद, रंग। ये अंगद लिखा है, आ के साथ ही तो चल रहा है। ये जो है ये स्वर है, ये जो है ये अनुस्वार है। समझ गए? दूसरा शब्द हम ले लेते हैं, अतः। ये क्या हुआ? विसर्ग। ता, आह, ऐसे तो लिखे। ये जो आव है ये आपका स्वर हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब यही है कि अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं, जैसे अंगद, रंग, अतः, स्वतः। ये सब स्वर के बिना ये नहीं, इनका कोई महत्व नहीं। ये तभी दिखेंगे आपको जहाँ पे स्वर होगा। ठीक, अगला पॉइंट, ये स्वर नहीं है, समझना, ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह, ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं। स्वरों के पूर्व नहीं मतलब कोई भी स्वर है, अब इसके पहले थोड़ी ना विसर्ग आएगा, विसर्ग तो इधर ही आएगा, इसके बाद पश्चात आते हैं। अंक लिखा तो ये इसके पहले थोड़ी ना लगेगा, इसके बाद लगेगा। समझ गए? कहने का मतलब उसका ये है, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। क्या है? इसलिए ये व्यंजन भी नहीं, अर्थात इन दोनों, क्या? अर्थात इन दोनों ध्वनियों को, कौन ध्वनियाँ? अनुस्वार और विसर्ग की ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। योगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। क्या मतलब? योग नहीं भी है और दोनों क्या है? साथ में भी है।
ये अतः लिखा है। दो ये साथ में तो हैं लेकिन इनका योग नहीं है, ये आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन जब इनको हम पढ़ेंगे तो इस साथ में ही पढ़े जाएंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अब इसके आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।